अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो गाइस ये 100वीं एपिसोड है और मेरे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से अपना स्टार्ट लिया था और ये आपका कोऑपरेशन था जो मुझे मोटिवेट करता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन 100 एपिसोड के अंदर बहुत सारे लोग आते गए, चले गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शुरू से मेरे साथ थे और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो हर वो शख्स जो एक दफ़ा भी जिसने कमेंट किया या मुझे सपोर्ट किया, या हर वो शख्स जो शुरू से मेरे साथ था, रेगुलर कमेंट करता रहा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लोग मुझसे प्यार करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूँ। कुछ लोगों के नाम मेरे पास मौजूद हैं जो मुझे तकरीबन रेगुलर कमेंट किया करते हैं, और अगर किसी का नाम रह जाए तो प्लीज़ वो कमेंट्स में लिख दे, मैं उसका नाम ले लूँगा अगली वीडियो में। जैसे कि आमिया हैं, पनकीमा हैं, शाहीन शेख हैं, नुदरत मकसूद हैं, शाहिदा ख़ान हैं, शाहिद रसूल साहब हैं। और शाहिद रसूल साहब जो है वो बहुत हमारे सीनियर लिसनर हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है और ये चाहते हैं कि मैं बहुत लंबी स्ट्रीम करूं। तो शाहिद भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं इंशाल्लाह टाइम बढ़ा दूंगा। खैर, शाहिदा ख़ान हैं, अब्दुल रज़ाक साहब, राना आसिम साहब, आरिफ भाई, अरसलान, फरजाना अख्तर, समर भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, मिस पलवाशा, मिस नफीसा, मिस्टर जमशेद, डार्क नाइट, मिसबा सिद्दीकी। और ये जो मिसबा सिद्दीकी हैं ये चाहती हैं कि मैं कोई स्टोरी वेयरवुल्फ की शेयर करूं, जो मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मिस्टर टॉनी हैं इंडिया से, मिस सकीना हैं, हिरा अली हैं, मीनाक्षी हैं, शिन चैन हैं, मिस आकिदा हसन हैं और मिस एनी हैं, बदर हुसैन साहब हैं, मिस अज़रा हशमी हैं, दिशान साहब हैं, जैद, नाजिम अहमद साहब, आसिम भाई हैं रेगुलर कमेंट करते हैं, हमज़ा राव साहब हैं, मिस माहिरा और इसके अलावा सफ़ी शेख साहब हैं। तो इन सब लोगों का और आप सबका शुक्रिया जिनका मैं नाम नहीं ले सका। बहुत सारे मेरे इस तरह के लिसनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कोई कमेंट नहीं करते लेकिन वो रेगुलर मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वेल विशर्स हैं और वो चाहते हैं कि मैं ग्रो करूँ। तो आई लव यू ऑल और हमेशा इसी तरह कोऑपरेट करते रहें। और वो लोग जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, माजरत चाहता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें आसिम भाई ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये जो वाक़या है ये मुजफ्फरगढ़ का वाक़या है और ये जो भी वाक़यात थे, ये जो कुछ हुआ था, ये इनके दादा के साथ पेश आया था। 1970s का टाइम था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब से तकरीबन 50 साल पहले। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गांव था, उस गांव में इनके दादा रहा करते थे। उनकी बहुत बड़ी ज़मीनें थीं, बहुत बड़े ज़मींदार थे, बहुत पैसे वाले लोग थे और ये जो ज़मीनें थीं ये समझ लें सोना उगल रही थीं। हर आने वाले दिन के साथ इनके दादा, इनकी फैमिली की तरक्की होती चली जाती थी और इनकी आमदनी में इजाफा होता चला जाता था। अब जब तक हालात अच्छे थे, इनकी आमदनी बढ़ रही थी, इनके खर्चे पूरे हो रहे थे, तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। इनकी जो आमदनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हुई और ना सिर्फ कम होना शुरू हुई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके खेत थे, इनकी जो फसल थी वो ख़राब होना शुरू हो गई। अब शुरू में इनके दादा का यही ख्याल था, हो सकता है कि कोई गलती हो रही हो या कोई हम जो खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो भी इसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई कमी हो। लेकिन बहरहाल समझ से बाहर था कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अब फसल ख़राब होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब इनकी फसलों को नुकसान होने लगा, यानी अक्सर ऐसा होता कि जो इनकी फसलें थीं वहाँ पे ऐसा लगता कि किसी ने आके उनको निकालने की या उनको ख़राब करने की कोशिश की है और ये इनकी समझ से बाहर था कि ये जो फसलें ख़राब हो रही हैं
या आखिर कौन कर रहा है। या तो हो सकता है कोई इनका दुश्मन हो जो इनसे दिल में बोझ रखता हो, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या फिर ये जानवर कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह के नुकसानात थे, ये नुकसानात आम तौर पे जानवर नहीं किया करते। और जैसे ही ये फसलें ख़राब होना शुरू हुई और इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई या इसके बारे में विजिलेंस स्टार्ट की गई, तो इनके दादा ने ख़ुद को मुकर्रर किया कि वो रात के टाइम में, ख़ास तौर पे सूरज गुरूब होने के बाद, ये खेतों में खुद जाके बैठेंगे, खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, खुद देखेंगे कि आखिर कौन है जो इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसा ही होता कि हर मगरिब की नमाज के बाद इनके जो दादा थे वो खेतों में चले आते। खेतों के बीच में इन्होंने एक ऊंची सी मचान बनाई हुई थी और ये उस मचान पे चढ़ के बैठ जाते, वहीं पे सो जाते। इनके पास आम तौर पे एक लाठी हुआ करती थी, एक लालटेन हुआ करती थी, और उसके साथ साथ कुछ अखबारात वगैरह या नॉवेल्स हुआ करते थे जिनको वो हमेशा अपने साथ रखा करते थे। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इनके दादा रेगुलर वहाँ पे जाते रहे, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी इनको सबूत ना मिला, ना कोई इनके सामने आया कि जिसको देख के ये कहा जा सके कि इनकी फसलों को ये जानवर नुकसान पहुँचा रहा है या ये कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुँचा रहा है। अब इनके दादा ने ये जो मचान बनाई थी, ये तकरीबन 8 से 10 फीट ऊंची थी। और आम तौर पे खेतों वगैरह में ऐसा ही हुआ करता है कि जब आप कोई मचान बनाते हैं तो आप ऊंची बनाते हैं ताकि जहाँ तक आपकी निगाह जा सके वहाँ तक आप विजिलेंस कर सकें। खैर, इसी तरह जब 4-5 दिन गुजर गए और 14वीं की रात आई, तो आफ्टर सनसेट इनके दादा दोबारा से खेतों में चले गए और उस मचान पे चढ़ के बैठ गए। अब ये जो चांद की रोशनी थी, ये चारों तरफ फैली हुई थी, एक अजीब सी ठंडक थी जो माहौल में मौजूद थी। और इनके जो दादा थे मुसलसल आगे पीछे देख रहे थे और नज़र रखे हुए थे कि शायद कहीं से किसी जानवर का, किसी दुश्मन का नामो निशान मिले। इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद गुजर गया और रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 या 10 बजे का टाइम था। और उस दौर में 9, साढ़े 9 बजे का मतलब था कि जो गांव वाले थे वो सो चुके होते थे और इस पूरे के पूरे गांव के अंदर मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ करता था। एकदम से आहिस्ता आहिस्ता करके इनके दादा को महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे खेतों में से किसी ने चलना शुरू किया है। और ना सिर्फ चलना शुरू किया है, जैसे जैसे वो खेतों में मूवमेंट कर रहा है या खेतों के अंदर चल रहा है, तो वैसे वैसे जो खेत हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। अब नॉर्मली जब आप फसलों के अंदर मौजूद होते हैं या खेतों में मौजूद होते हैं और आप मूव करते हैं, तो अगर कोई दूर मौजूद हो या ऊपर से आपको देख रहा हो तो उसको क्लियरली पता चलता है कि फसल के अंदर या खेतों के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है। वैसे ही इनके दादा को अंदाज़ा हो गया कि अब कोई जानवर है या कोई दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता करके फसलों के अंदर दाखिल हुआ है, और ना सिर्फ दाखिल हुआ है बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ ही आ रहा है। कुछ देर तक वो सुकून से इसको देखते रहे और अपने तौर पे ये चौकस हो चुके थे। पुराने दौर के लोग थे, इनके पास एक लाठी मौजूद थी और इनके मुताबिक ये लाठी ही इनकी हिफाजत के लिए काफ़ी थी। जैसे जैसे करके वो जो ऑब्जेक्ट था या वो जो भी चीज़ थी इनके मज़ीद करीब आना शुरू हुई, तो एकदम से ये जो आवाज़ थी, जो खेतों के या फील्ड के हिलने की या पत्तों की आवाज़ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके छन 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 इस तरह करके आवाज़ में तब्दील होना शुरू हुई। जब वो जो ऑब्जेक्ट था या वो जो भी चीज़ थी इनके दादा के बिल्कुल करीब आ चुकी, तो अब इनके दादा को मुकम्मल तौर पे वाज़े आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई औरत है या कोई लड़की है जिसने पायल पहनी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके दादा की तरफ बढ़ रही है। खैर, जैसे ही वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो इनके दादा के सामने आई, तो इनके दादा बताते हैं कि वो जो औरत थी वो तकरीबन 6, साढ़े 6 फीट की औरत थी और उसके बहुत ही लंबे घने बाल थे। और उसने वैसे ही जैसे गांव की औरतें कपड़े पहना करती हैं, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसकी गोद में एक बच्चा मौजूद था और ये जो बच्चा था बज़ाहिर ऐसा लग रहा था ये बच्चा ज़ख्मी है या इसके सर से खून निकल रहा है। अब जैसे ही वो औरत मेरे दादा के सामने आई या उनकी मचान के सामने आके खड़ी हुई, तो मेरे दादा पुराने दौर के आदमी थे, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं थे। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो औरत है ना ये हमारे गांव की औरत है, ना करीबो जवार के जितने भी गांव हैं वहाँ की कोई औरत है।
खैर इन्होंने इनके पास जो लाठी मौजूद थी उसको मजबूती से थामा और इस औरत से बोलने लगे कि तू यहाँ पे क्यों आई है और यहाँ पे तुझे क्या काम है। अब जैसे ही इनके दादा ने यह सवाल किया तो वो जो औरत थी जिसके हाथ में बच्चा मौजूद था वो कहने लगी कि मेरा बच्चा ज़ख्मी है, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दो, मुझे इसको अस्पताल लेके जाना है, उसको चोट लग गई है। इसी दौरानिए में जो इनके दादा थे वो मुकम्मल तौर पे इस औरत का, इसके बच्चे का जायज़ा ले रहे थे। और जैसे जैसे करके इन्होंने इस औरत का जायज़ा लिया और उनकी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये जो औरत है इसके जो पाँव हैं वो बहुत ही लंबे लंबे पाँव हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, और उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं और उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है, यानी कि उसके जो पाँव थे वो उल्टे पाँव थे। जैसे ही इनके दादा ने उस औरत के पाँव देखे तो एकदम से वो मचान से नीचे कूदे और कूदते ही उन्होंने स्टिक हाथ में ली और उनको जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की। अब उस औरत को भी या उस चुड़ैल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है उसको पता चल चुका है कि मैं कोई नॉर्मल औरत नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ रहे थे, आयतें पढ़ते पढ़ते स्टिक लेके उस औरत के करीब बढ़ रहे थे और मुसलसल ज़ोर ज़ोर से स्टिक को चला रहे थे जैसे कि वो इस औरत को मारना चाहते हों। जैसे जैसे वो स्टिक लेके आगे बढ़ रहे थे या आयत की तिलावत कर रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू हुई और मज़ीद पीछे हटने के बाद उसने कहा कि ये जो तेरे खेत हैं इन्हीं खेतों के अंदर मेरा बच्चा सिसक के मरा है और ये जो खेत हैं इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बर्बाद कर दूंगी। इन खेतों से या इस फसल से तुझे कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। ये सुनने के बाद जो मेरे दादा थे, जाहिर सी बातें उस दौर के आदमी थे, उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से तिलावत करना शुरू की और देखते ही देखते वो जो औरत थी वो पीछे की तरफ मुड़ी और फसलों में कहीं जाके गायब हो गई। अब ये जो बातें उस औरत ने या उस चुड़ैल ने बोली थी ये मेरे दादा के जहन में मौजूद थी। अगले दिन उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की और बिला आखिर तकरीबन 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद या तहकीकात के बाद उनको पता चला कि उनके गांव के एक दरोगा ने एक औरत को और एक बच्चे को काफ़ी अरसे तक अपनी कैद में रखा था और इस कैद के दौरान वो बार बार उस औरत को ज़्यादती का निशाना बनाता था। एक दिन वो औरत रिटेलिएशन कर रही थी तो उस दरोगा ने ना सिर्फ उस औरत को मारा बल्कि उसके बच्चे को भी मार दिया और मारने के बाद इन्हीं खेतों में, इन्हीं झाड़ियों में दफना दिया था। ये बताते कि सुनने के बाद मेरे दादा ने, उनके लोगों ने उस औरत की, उस बच्चे की लाश को तलाश करना शुरू किया और बिला आखिर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद एक जगह से उस औरत की और उस बच्चे की लाश मिली। इन लोगों ने इन दोनों लाशों को निकाला, उसके बाद प्रॉपर तौर पे गुस्ल दिया, नमाज जनाजा कराई और उसके बाद दोबारा से कब्रिस्तान के अंदर इन लाशों की तदफीन की। और जब से इन दोनों लाशों की प्रॉपरली तदफीन की गई या इनको गुस्ल दिया गया तो कहा जाता है कि उसके बाद से वो जो चुड़ैल थी वो उन खेतों में या उस एरिए में या उस पूरे गांव में किसी को भी नज़र नहीं आई। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें अशोक साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो इंडिया में बिहार से है। इन्होंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इनके जो घर के हालात थे वो फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी और घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, बल्कि दूसरे सिटीज़ में भी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया और बिला आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद दिल्ली के अंदर इनको एक जॉब ऑफ़र की गई। ये जो जॉब थी ये 12 घंटे रोज़ाना की जॉब थी और कंपनी की तरफ से ही इनको एकोमोडेशन या खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। इनकी नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक इनको बताया गया था कि हर 6 महीने बाद आपको 15 से 20 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं और अगर आप चाहें तो अपने शहर में अपने घर जा सकते हैं। और ऐसे ही होता था कि जब भी इनकी छुट्टियां होती थीं तो ये एक दिन पहले ही ट्रेन का टिकट बुक कर लेते थे और ट्रेन पकड़ने के बाद सीधे बिहार अपने गांव पहुंच जाया करते थे। ये बताते हैं कि नॉर्मली जो मेरी ट्रेन थी वो मुझे रात को 9 बजे, 9:30 बजे बिहार में उतार दिया करती थी और वहाँ पे उतरने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था वो गुजारना पड़ता था और उसके बाद जो मेरा गांव था वो शुरू हो जाता था।
इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि जब मुझे छुट्टियां मिली तो एक दिन पहले ही मैंने ट्रेन की बुकिंग कर ली थी, और जो मेरे घर वाले हैं उनमें से किसी को भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं आने वाला हूँ। मैं चाहता था कि जब मैं अपने घर वालों से मिलूँ तो उनको सरप्राइज़ दूँ और उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेके जाऊँ। खैर, जब हम लोग की ट्रेन निकली तो ये ऑन टाइम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 घंटे की मुसाफत के बाद ही एकदम से ट्रेन ख़राब हो गई, और हमारा ख्याल था कि शायद ट्रेन का जो इंजन है उसने काम करना छोड़ दिया है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक ट्रेन वहीं पे खड़ी रही, और उसके बाद जाके ट्रेन सही हुई और उसने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं अपने शहर के ट्रेन स्टेशन पहुंचा या रेलवे स्टेशन पहुंचा तो तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, और शदीद सर्दी हो रही थी। उस वक्त जो हमारा रेलवे स्टेशन था वहाँ पे रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं चला करती थी। लिहाजा जब वहाँ पे इतनी रात में ट्रेन नहीं चला करती थी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर हुआ करती थी। खैर, मैं बाहर निकला, और जब बाहर निकल के मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मुझे वहाँ पे ना कोई सवारी नज़र आई, ना कोई घोड़ा गाड़ी नज़र आई, और ना ही इसी तरह का कोई इंतज़ाम नज़र आया कि जिसके ज़रिए मैं अपने घर तक या अपने गांव तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, और मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। क्या सुबह होने का वेट करूं या पैदल अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दूं? और अगर मैं पैदल जाना शुरू करता हूं तो हो सकता है रास्ते में चोरों से, डकैतों से मेरा सामना हो जाए, और मेरे पास जो मेरी तनख्वाह मौजूद है या जो भी तहफ़ मौजूद है वो मुझसे लूट लें। तकरीबन 1 घंटे तक मैं स्टेशन पे खड़ा रहा और अजीब कन्फ्यूजन का शिकार था। उसके बाद मैंने देखा कि दूर से एक पुलिस मोबाइल आ रही है, और शायद वो किसी काम से यहाँ पे आ रहे थे। खैर, जैसे ही पुलिस मोबाइल करीब पहुंची तो वो मुझे देख के रुक गए और पूछने लगे कि क्या कोई परेशानी है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, परेशानी ये है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, और उस वक्त यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्ट मौजूद है, ना कोई इंतज़ाम मौजूद है कि जिसके ज़रिए मैं अपने गांव या अपने घर पहुँच सकूँ। कुछ देर तक वो जो पुलिस वाले थे वो आपस में बात करते रहे, और बात करने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को यहाँ से दूसरे शहर की तरफ जाना है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ जाओ। रास्ते में जो भी स्टॉप आएगा या जो कोई नियरेस्ट पॉइंट आएगा हम तुम्हें वहाँ पे उतार देंगे। तुम वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके या किसी कार्ड के ज़रिए अपने गांव पहुँच जाना। अब ये जो ऑफ़र थी बड़ी सेफ़ ऑफ़र थी, क्योंकि मैं पुलिस वालों के साथ जा रहा था। मुझे यकीन था कि ना चोरी डकैती होगी, ना मेरे पैसे छीनेंगे, ना मेरे साथ कोई वारदात होगी। तकरीबन आधे से पौन घंटे चलने के बाद ये जो पुलिस मोबाइल थी, इन्होंने बिलाखिर मुझे एक स्टॉप पे उतार दिया, और ये जो स्टॉप था, इस स्टॉप से तकरीबन 25 मिनट के फासले पे मेरा गांव मौजूद था। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि यहाँ से कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो मैं पैदल चलना शुरू करूँगा, और 1 से सवा घंटे में मैं अपने गांव या अपने घर पहुँच जाऊँगा। आधे घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। इत्तफाक से वहाँ पे भी कोई ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आई, और बिलाखिर मैंने जल्दी से डिसाइड किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके गांव की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ, और 1 से सवा घंटे में मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं गांव की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, कच्चे पक्के रोड थे, और रास्ते में एक शमशान घाट आया करता था। मैं बुनियादी तौर पे मजबूत आसाब का मालिक हूँ। शमशान घाट से या कब्रिस्तान से मुझे आम तौर पे डर नहीं लगा करता। खैर, जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था या उस शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था तो मेरी नज़र शमशान घाट के कोने पे जो एक पिलर मौजूद था वहाँ पे पड़ी, और जैसे ही मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस पिलर के बराबर में एक औरत है जो अपने चेहरे पे घूंघट डाले खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि किसी का वेट कर रही है। अब मेरा जो रास्ता था वो उसके सामने से गुजरता था, और मुझे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उस औरत के सामने से गुजरना था। खैर, जैसे जैसे करके मैं उस औरत के सामने की तरफ जा रहा था या उसके करीब जा रहा था, वैसे वैसे करके वो जो औरत थी उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था या चलना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मैं भी आगे बढ़ रहा था, और मैं हैरान इस बात पे था कि आखिर ये जो औरत है ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है या मेरी तरफ क्यों चलती हुई आ रही है।
मेरे और उस औरत के दरमियान तकरीबन 40 फीट का फासला मौजूद था और जैसे ही वो उससे मज़ीद करीब आना शुरू हुई तो एकदम से मुझे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। और जैसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई तो एकदम से मेरे कान अलर्ट हो गए। मुझे लगने लगा कि कोई ना कोई ख़तरा मौजूद है। बहरहाल जैसे ही वो औरत मेरे मज़ीद करीब आई तो उस औरत ने अपना जो घूंघट था उसको ऊपर किया और जैसे ही उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो मैं देख के हैरान था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की हसीन तरीन औरत मेरे सामने खड़ी हुई है। मैंने आज तक कभी भी इतनी हसीन औरत को या इतनी हसीन लड़की को नहीं देखा था। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं उसको देखता चला गया और इस दौरानिए में वो जो औरत थी वो मुझे कहने लगी कि अगर हो सके तो मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दें, मैं रास्ता भूल गई हूँ। अब जब मैंने उससे ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी किस्मत जाग उठी है कि इतनी हसीन और जमील औरत या इतनी हसीन और जमील लड़की मुझसे रास्ता पूछ रही है और मेरी मदद मांग रही है। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ा और मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ पे जाना है। तो आगे जहाँ पे शमशान घाट मौजूद था वो उस तरफ जाने का इशारा करने लगी। अब जैसे ही उसने शमशान घाट की तरफ जाने का इशारा किया तो मुझे बड़ा अजीब लगने लगा। मैं सोचने लगा कि आखिर ये शमशान घाट क्यों जाना चाहती है। खैर एकदम से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यकीनन कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैंने उसको कहा कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं शमशान घाट की तरफ नहीं जा रहा। अगर मैं वहाँ जा रहा होता तो मैं आपको रास्ते में छोड़ देता। बेहतर यह है कि आप खुद उस तरफ चली जाएं, मैं आपकी मज़ीद मदद नहीं कर सकूँगा। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो एकदम से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने शमशान घाट की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने शमशान घाट की तरफ चलना शुरू किया तो वैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वो जो औरत थी, जो कि बड़ी हसीन और जमील औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी, वो एकदम से पलटी और पलटने के बाद इनको गुस्से से देखने लगी, जैसे कि वो इनके हनुमान चालीसा पढ़ने से खुश नहीं है। अब इन्होंने जब उसकी आंखों में गुस्सा देखा तो इनको यकीन हो चला कि यकीनन ये जो मखलूक है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, यकीनन ये कोई चुड़ैल है, ये पिछल पैरी है। ये बताते हैं कि मैंने और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो जो औरत थी वो शमशान घाट की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम से गायब हो गई। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैं अपने गांव, अपने घर पहुंचा और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे रात के टाइम में इस जगह का या शमशान घाट का रुख नहीं करूँगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने ये स्टोरी शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह हमेशा सपोर्ट करते रहें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, हमें ज़िंदगी दे, हमारी हिफाजत करे और हमें कामयाब करे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।